नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे जिले के बारे में जो अपने ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के लिए जाना जाता है। जिस जिले ने स्वाधीनता संग्राम के समय अपनी सराहनीय भूमिका अदा की, जिसके धरती पर सरदार मंगल सिंह जैसे वीर पूतों ने जन्म लिया, जो मानव बसाव के प्राचीन केंद्रों में से एक है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी भाषी क्षेत्र सारण जिले के बारे में। भूमि वनों के विस्तार और काफी अधिक संख्या में यहाँ रहने वाले हिरणों के कारण इस जिले का नाम सारंग या अरण्य पड़ा। जहाँ सारंग का अर्थ होता है हिरण और अरण्य का अर्थ होता है वन। समय के साथ साथ बोलचाल की भाषा में सारंग से सारण हो गया और अब यह जिला सारण जिले के ही नाम से जाना जाता है। वहीं एक ब्रिटिश विद्वान की धारणा के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक के समय इस क्षेत्र में जो धम्म स्तंभ लगाए गए थे उसे शरण भी कहा जाता था। सारण के नाम पर ही आगे चलकर यह जिला सारण के नाम से लोगों के बीच प्रसिद्ध हुआ। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय छपरा में है। यदि हम इस जिले के चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में सिवान और गोपालगंज, दक्षिण में यह जिला गंगा और घाघरा नदी से घिरा हुआ है, जहां नदी पार पटना और भोजपुर जिले स्थित हैं। यदि पूर्व दिशा की बात करें तो इस तरफ मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला स्थित है। वहीं पश्चिम में सिवान और उत्तर प्रदेश का एक जिला बलिया स्थित है। इस जिले का क्षेत्रफल 2641 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 36,06,061 है। इस जिले के 3 अनुमंडल हैं, जिनमें सदर, मढ़ौरा और सोनपुर है। यहाँ कुल 20 प्रखंड और 1807 गांव हैं। सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल चिरांद है। जिला मुख्यालय छपरा से यह मात्र 11 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। सारण महाजनपद काल में कोसल महाजनपद का एक अंग था। पाल शासकों द्वारा 8वीं सदी में यहाँ आधिपत्य जमा लिया गया। बाबर द्वारा भी इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बनाया गया था। मुगल शासन के दौरान ही अकबर के शासन काल पर आईने अकबरी की रचना की गई थी। इस रचना के अनुसार सारण एक राज्य था और वर्तमान बिहार के हिस्से सारण के ही अंग थे। 1765 में अंग्रेजों को इस क्षेत्र में दीवानी का अधिकार मिल गया। यह दीवानी का अधिकार उन्हें बक्सर युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद हुआ था। जब पटना प्रमंडल बना तब सारण और चंपारण मिलाकर एक जिला बनाया गया, लेकिन फिर वर्ष 1866 में चंपारण और सारण अलग अलग हो गए। पटना के सचिवालय पर 1942 के अगस्त क्रांति के समय 7 वीरों ने तिरंगा फहराया था। इन 7 वीरों में से 2 वीर सारण जिले के ही रहने वाले थे। इन 2 वीरों में से एक का नाम उमाकांत प्रसाद सिंह था, जो कि सारण के नरेंद्रपुर गाँव के ही रहने वाले थे। वहीं दूसरे वीर का नाम राजेंद्र सिंह था, जो कि बनवारी चकवाला नया गांव के रहने वाले थे। आगे चलकर इस जिले में सम्मिलित सिवान 1972 में और गोपालगंज साल 1973 में सारण से अलग हो गए। जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई, तब सारण जिले के ही रहने वाले जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया था। लोकनायक जेपी ने पूरे देश में जन क्रांति की लहर पैदा कर दी थी, जिसका परिणाम सत्ता परिवर्तन देखा गया। चलिए अब आगे की इस चर्चा में हम बिहार के सारण जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों की सूची में हम सबसे पहले बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की। इनका जन्म 11 अक्टूबर वर्ष 1902 में बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे, जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाने गए। इन्होंने आपातकाल का भी जमकर विरोध किया था। इन्होंने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक लोकनायक के रूप में ख्याति प्राप्त की। अब दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियों की सूची में हम जानते हैं शहीद राजेंद्र सिंह के बारे में। ये भी बिहार के सारण जिले के नया गांव के रहने वाले थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में देश की आज़ादी के लिए अगस्त क्रांति का आह्वान शुरू किया था। इसी क्रांति के दौरान पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने वालों में से एक क्रांतिकारी राजेंद्र सिंह भी शामिल थे। अब अंतिम में हम बात करते हैं उमाकांत प्रसाद सिंह के बारे में। ये भी पटना सचिवालय पर अगस्त क्रांति के समय झंडा फहराने वाले 7 शहीदों में से एक थे। उमाकांत शहीद हुए इन 7 वीरों में से एक होने के साथ साथ इनके नायक भी थे। इनका जन्म भी बिहार के सारण जिले के नरेंद्रपुर गांव में हुआ था। आइए अब अपने इस चर्चा में हम जानते हैं सारण जिले के मुख्यालय छपरा में सड़क, रेल और हवाई मार्ग के जरिए कैसे पहुंचा जा सके। तो अब अपने इस चर्चा में हम सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग की। बिहार के कई जिलों में इस जिले का सड़क मार्ग जुड़ा हुआ है, जिससे आप आसानी से जिले से बिहार के हर स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं राजधानी पटना से छपरा कैसे पहुंचे। पटना से छपरा जाने के लिए वाया गरखा,
मानपुर रोड के जरिए आप जा सकते हैं। यह सड़क आपको नया गांव, मोला, हंदिगवाड़ा, परसा, गरखा और मीरपुर जौरा होते हुए सारण के छपरा मुख्यालय तक ले जाएगी। इसकी दूरी 68.5 किलोमीटर तक में है, जिसे तय करने में लगभग 2 घंटे तक का समय लग सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप सड़क मार्ग के जरिए सारण जा रहे हों और आपको BR04 नंबर प्लेट वाले वाहन दिखने लगे तो समझ जाइए कि आप सारण जिले में प्रवेश कर चुके हैं। यदि हम रेल मार्ग की बात करें तो सारण में छपरा जंक्शन मौजूद है। इस जंक्शन का स्टेशन कोड CPR है। छपरा जंक्शन के अलावा यहाँ छपरा ग्रामीण, छपरा कचहरी आदि स्टेशन भी मौजूद हैं, जिससे आप रेल मार्ग की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप पटना से छपरा रेल मार्ग से आना चाहें तो कोई ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। ट्रेन से छपरा आने के लिए आपको पाटलिपुत्र जंक्शन या हाजीपुर स्टेशन ऑटो, बस या निजी वाहन के जरिए आना होगा, जो पटना से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जानकारी के लिए बता दें कि पाटलिपुत्र जंक्शन से आपको छपरा के लिए साप्ताहिक ट्रेनें ही मिलेंगी। वहीं यदि हम इस जिले के हवाई मार्ग की बात करें तो सारण जिले का सबसे नज़दीकी हवाई मार्ग पटना का लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है। यहाँ भारत के कई मुख्य नगर और महानगर के लिए विमानें उड़ान भरती हैं और इस एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। फिर एयरपोर्ट से आपको कई गाड़ियाँ या ऑटो मिल जाएंगे जो आपको पाटलिपुत्र जंक्शन या बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। इसके अलावा आप निजी वाहन बुक करके भी आप सड़क मार्ग के जरिए सारण आ सकते हैं। आइए अब अपने आगे के इस चर्चा में हम जानते हैं सारण जिले के कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में। इस जिले में कृषि लोगों के आय का मुख्य स्रोत है, जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, चना, मसूर, अलसी के बीज, तिल आदि की खेती की जाती है। बता दें कि यहाँ के किसान खेती के अलावा मत्स्य पालन, बकरी, मुर्गी और गाय पालन भी करते हैं। यहाँ के डेयरी उद्योग को सरकार द्वारा समग्र गव्य विकास योजना के जरिए बढ़ावा भी मिल रहा है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सारण में बागवानी भी यहाँ के किसानों के आय का अच्छा स्रोत है। अब हम जानते हैं सारण जिले के पर्यटन के बारे में। यदि हम इस जिले में रुचि के स्थान की बात करें तो पर्यटन की सूची में हम सबसे पहले जानेंगे आमी मंदिर के बारे में। यह मंदिर सारण मुख्यालय छपरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर और दिगवाड़ा स्टेशन के पास स्थित है। आमी में एक बहुत पुराने अम्बे माँ के मंदिर है। इसकी चर्चा दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में भी की गई है। मंदिर के अंदर ही एक गहरी कूप है। इस कूप का पानी कभी नहीं सूखता, न कभी भरता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और इस कूप में जल डालते हैं। इस मंदिर में माँ अम्बे की पूरे विश्व में एकमात्र मिट्टी की मूर्ति है, जो अब तक वैसी ही है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं यहाँ के सोनपुर में स्थित हरिहर नाथ मंदिर के बारे में। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला लगता है। इस मेले को देखने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। बता दें कि सोनपुर का रेलवे स्टेशन बिहार के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म में शामिल है। हरिहर नाथ मंदिर के अलावा यहाँ पर शिव मंदिर और काली मंदिर भी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है। छपरा से सोनपुर 60 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। आप छपरा से सोनपुर रेलवे मार्ग के जरिए भी जा सकते हैं। छपरा मुख्यालय से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित टोरीगंज बाजार के पास घाघरा नदी के पास स्थित है। यहाँ पर खुदाई के समय 4000 साल पुरानी विकसित संस्कृति का पता चला था। खुदाई के समय यहाँ पाषाण युग की चीजें भी देखने को मिले थे। नई पाषाण युग के संस्कृति को पूरे भारत में सबसे पहले यहीं बताया गया था। अब हम बात करते हैं छपरा से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित गौतम ऋषि आश्रम के बारे में। महाकाव्य रामायण में भी गौतम ऋषि का उल्लेख देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहीं पर अहिल्या की शुद्धि हुई थी। इसके अलावा सारण जिले में ढोड आश्रम भी है, जो कि सारण के परसा गढ़ के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर पुरातात्विक महत्व की कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं सारण से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।